नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने मगध से लेकर संपूर्ण भारत या अखंड भारत तक के बनने का इतिहास पढ़ा है। और इसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का अगर हमारा टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अंदर सम्राट अशोक और अशोक के अभिलेखों और कलिंग युद्ध के बारे में हम इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर अशोक की बात करते हैं हम, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर इसकी माता की हम बात करते हैं तो माता का नाम इसका सुभद्रांगी था। और इसके नाम की बात करते हैं तो देवनाम प्रियदर्शी, या इसको सभी अभिलेखों में इसी नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसा कि मास्की अभिलेख जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, उसमें अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी। गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश से, नेट्टूर अभिलेख कर्नाटक से, और उदम गोलान अभिलेख जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, उसमें जो है अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी ही है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भ्रावु अभिलेख जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बौद्ध धर्मों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि अशोक ने राजा बनने के लिए जो इसके 99 भाई थे उनकी हत्या कर दी थी। अगर अशोक का राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद अगर हम कलिंग युद्ध की बात करते हैं, अगर यहाँ पर कलिंग की बात करें हम लोकेशन की, तो उड़ीसा में यह पड़ता है। यहाँ पर 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, जो कि इसकी गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के बाद हुआ था। इसने कलिंग पर आक्रमण किया। अगर यहाँ पर कलिंग के बारे में जाने तो कलिंग की राजधानी तोसली थी और यहाँ के राजा पद्मनाभ थे, और यह दया नदी के किनारे स्थित है। अगर अशोक की नीति की बात करते हैं तो भैरी घोष की नीति, जिसको हम युद्ध नीति भी कहते हैं। युद्ध नीति का मतलब यह है कि अशोक युद्ध पर विश्वास रखता था, युद्ध करने पर वहाँ पर उसे जीतने पर विश्वास रखता था। लेकिन जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, भीषण खून खराबा हुआ, उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने धम्म घोष की नीति अपनाई। जी हाँ दोस्तों, अगर धम्म घोष की हम नीति की बात करते हैं तो यह शांति की नीति थी। शांति की नीति इसने बाद में अपना ली थी। अगर कलिंग युद्ध के बाद शांति की नीति अपनाने के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगर हम यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा इसने अपने भतीजे निग्रोध से ली थी। और शिक्षा अगर बात करते हैं तो उपगुप्त से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अशोक की पत्नी। जी हाँ दोस्तों, अशोक की 3 पत्नियां थीं। एक का नाम देवी, कारुवाकी और पद्मावती था। अगर देवी के हम पुत्रों या पुत्रियों की बात करें तो महेंद्र इसका पुत्र था और संघमित्रा और चारुमती इसकी पुत्री थी। अगर कारुवाकी की बात करें तो तीवर इसका पुत्र था, और पद्मावती की बात करते हैं तो कुणाल इसका पुत्र था, जो कि बाद में अशोक का उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। जी हाँ दोस्तों, आपसे प्रश्न बन भी जाता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, वो किस लिए भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं तक्षशिला भेजा मध्यांतिक को, और हिमालयी क्षेत्र में भेजा मध्यम को, और नेपाली क्षेत्र में भेजा चारुमती को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपके सामने, अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचाया। और अशोक के अभिलेखों की भाषा की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं उनको ब्राह्मी लिपि में, और पाकिस्तान में जो प्राप्त अभिलेख हैं उनको खरोष्टी लिपि में, और अफगानिस्तान से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो अरमाइक लिपि में, और जो एशिया माइनर का एरिया है जिसको हम तुर्की बोलते हैं, वहाँ पर ग्रीक लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात कर सकते हैं खरोष्टी लिपि की। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बाईं से दाईं ओर कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन अगर खरोष्टी लिपि की हम बात करते हैं तो ये इधर से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगर अशोक के स्तंभों की बात करते हैं तो 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा, और 1837 में जेम्स प्रिंसअप ने इनको पढ़ा। अगर अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं तो 14 अशोक के शिलालेख थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ी बड़ी शिलाओं पर पत्थरों से खोदकर या किसी भी प्रकार से लिख दिया जाता था, उसको हम शिलालेख बोलते हैं। और स्तंभलेख 7 हैं,
और गुहा लेख की बात करते हैं तो अशोक के गुहा लेख कितने हैं? 3 हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशाम्बी अभिलेख जो कि प्रयागराज में है, इसको हम रानी का अभिलेख भी कह सकते हैं। रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख प्रयागराज में जो है उसको कहते हैं। आपसे प्रश्न भी बन जाता है। अगर यहाँ पर इसके गुफाओं की बात करते हैं तो गुफाओं का निर्माण इसने कराया। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, चौपार और कर्ज गुफा, इन सब का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये दिखाई देता है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। अगर हम अशोक के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी संप्रीति, संप्रीति के बाद सालीसुख, और सालीसुख के बाद जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। अगर यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में इसके समाज की बात करते हैं, किस प्रकार का इसका समाज था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पितृसत्तात्मक इसका समाज था। और यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत, प्राकृत और पाली, 3 प्रकार की भाषा इनके साम्राज्य में थी। और पाली भाषा को अशोक ने राजकीय भाषा घोषित कर दिया था। यहाँ की अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो किस प्रकार की यहाँ पर करेंसी चलती थी या मुद्रा चलती थी, तो उसको हम पण बोलते थे। पण या करसा पण भी हम उसको बोल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हम पण कहते हैं। यहाँ पर मुद्रा इस प्रकार से चलती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रमुख अधिकारियों की कि इनके शासनकाल में प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, तो यहाँ पर सीता अध्यक्ष था, जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी था। जी हाँ दोस्तों, जो राजकीय भूमि होती है उससे जो इनकम प्राप्त होती है उसका अधिकारी को हम क्या बोलते हैं? सीता अध्यक्ष बोलते थे। अगर समाहर्ता की बात करते हैं तो राजस्व विभाग से संबंधित था। और सन्निधाता की बात करते हैं तो कोषाध्यक्ष, जो कि कोष से संबंधित था। और प्रदेष्टा की बात करते हैं तो फौजदारी विभाग और धर्मस्य दीवानी विभाग से संबंधित था। पोटवाध्यक्ष जो है मापतोल के मान को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष था, इसको हम पोटवाध्यक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनानी इतिहासकारों के अनुसार जो चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी। अगर मैगस्थनीज के अनुसार सेना की देखरेख के लिए एक अलग विभाग था जिसमें 30 सदस्य होते थे। उच्च अधिकारियों को महामात्रा कहा जाता था। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 वर्णों का उल्लेख किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब जो हैं 4 वर्ण, जिसमें चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी बताया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अशोक ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया, जिस पर 4 पत्थर के शेरों को एक ही जगह रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मौर्य काल की हम बात करें तो यहाँ पर पत्थर के कुशल कारीगर होते थे इस समय पर, और इन्होंने पत्थर के 4 शेरों को बनाकर एक जगह पर रखवा दिया, जिसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, जो कि अहिंसा का सूचक है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर 4 शेर बने हुए हैं, और ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं अशोक से संबंधित। जितनी भी बातें हैं आप सभी को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और आने वाली क्लास में हम मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम शुंग, कर्ण और सातवाहन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।